आज संडे है, काफ़ी फ्री भी हूँ आज। और पूरी तरह से चर्चा करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे कॉल्स आ रहे थे कि खास करके एनसीटी गैजेट के मामले पे भी कि क्या आपका ओपिनियन है इस विषय पे। तो आज फ्री हूँ और पूरी तरह से तो सोचा कि आज लाइव आके अपडेट कर दूँ आप लोग को। और सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एसटीटी का जो आंदोलन है वो आपको पता है, मेरिट वाला आंदोलन 30 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसमें विधानसभा घेरने का प्रस्ताव है। और आलोक यादव जी इसका नेतृत्व करेंगे। आलोक यादव जी, गौतम यादव जी हैं। और ये चितकोहरा गोलंबर जो है वहाँ से मार्च निकलेगा विधानसभा की ओर। और उसके बाद जो है आपको डेलीगेशन वगैरह जो भी बात उत करना होगा, डेलीगेशन हमारी होगी सरकार से, और अपनी मांगों को सरकार के सामने हम रखेंगे। तो सब लोग को जो एकजुट होना है वो सब लोग ध्यान रखिएगा कि चितकोहरा गोलंबर के पास आप लोग को आना है। चितकोहरा गोलंबर आपको नियर अबाउट लगता है गर्दनी बाग से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी पे है। मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम लोग विधानसभा मार्च की ओर, विधानसभा की ओर चलेंगे। और उसके बाद ऑब्वियस है कि वो डेलीगेशन कराएंगे हमारी, तो डेलीगेशन हमारी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि सब लोग 30 नवंबर, टाइमिंग तो 11 बजे बता ही गया है। इसके पहले भी आलोक यादव जी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था यहाँ से, और आपने देखा भी होगा कि उस वीडियो में उन्होंने भी बताया था कि टाइमिंग 11 बजे ही रहेगा। तो परसों 11 बजे ध्यान रखिएगा सब लोग। और परसों इम्पॉर्टेंट दिन भी है। विधानसभा में भी एजुकेशन रिलेटेड मैटर उठने वाले हैं। क्वेश्चंस भी भेजे गए हैं स्टेट मेरिट के संदर्भ में कि एसटीटी के संदर्भ में क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट एकदम बिल्कुल शांत बैठी हुई है उसको लेके। जहाँ तक बात करें स्टेट केस का, तो फिर से स्टेट केस कल फिर से 58 नंबर पर लिस्टेड है। एक दिन में 70 केस चढ़ता है, और 70 में मुश्किल से सुने जा रहे हैं 10-15 केस ही सुने जा रहे हैं। तो 10-15 केस सुने जा रहे हैं। अब देखिए अब टैकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है कल। और चूँकि कोर्ट का इतना स्लो चल रहा है प्रोसीडिंग कोर्ट का कि कुछ कहना मुश्किल है कि कब टैकअप होगा नहीं होगा। और फिर आज जैसे नेक्स्ट वीक में, आज जैसे हुआ तो हम लोग समझे थे 51 नंबर पे था लास्ट डे, तो कहीं और आगे आना चाहिए था, 40-45 आता। तो देख रहा हूँ कि और 7 अंक पीछे चला ही गया है पीछे की तरफ। तो वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इस सप्ताह में सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। देखने वाली बात होगी। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इस सप्ताह सुनवाई हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट देखते हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह टेकअप होना चाहिए केस। अगर चूँकि अब लास्ट डे हुआ क्या था कि फ्राइडे को शायद संविधान दिवस को लेके कोर्ट चल नहीं पाई थी, तो उस दिन भी टेकअप नहीं हो पाया। तो देखिए अब लगातार 5 दिन है, इस 5 दिन में टेकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उम्मीद करिए कि इस 5 दिन में टेकअप हो जाए। कोर्ट का रफ्तार थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि रफ्तार स्लो होने का कारण है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका फाइनल आर्गूमेंट होने लगता है। तो फाइनल आर्गूमेंट जब भी केस का होगा तो टाइमिंग लगता है ज़्यादा। अब मान लीजिए नए नए केसेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि बस सरकार को काउंटर करना है, टाइम दे दिया 4 सप्ताह के लिए, तो वो टाइम लेके अपना छोड़ देते हैं कि चलिए, मतलब तो जल्दी से केस डिस्पोज हो जाता है उस टाइम में, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग, मतलब कि केस उस दिन समाप्त हो जाता है, फिर अगला डेट मिल जाता है उन लोगों को। लेकिन अब यहाँ हम लोग से ऊपर में जो केसेस हैं उनका पता नहीं फाइनल हियरिंग रह रहा है। आप लोग खुद भी देखते होंगे, मैंने बताया था कि ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड आपका पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड है। ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड से आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 17 नंबर कोर्ट हम लोग का दिखता है, उसमें कितना नंबर केस चल रहा है वो खुद आप घर बैठे वो देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। वहाँ पर आप घर बैठे भी देख सकते हैं। रही बात छठा चरण की, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। छठा चरण में हाई स्कूल और जो +2 की बहाली है वो तो आप देख ही रहे हैं, सरकार ने कैसे उसको ठप कर दिया है। ना कोई डेट शेड्यूल कुछ भी निकाल ही नहीं रही है। और जब तक उनका एक बहाना भी है कि जब तक छठा कंप्लीट होगा नहीं, 7वां की तो कोई बात ही ना करो आप। और आपका 7वां चरण है, सो कॉल्ड 7वां चरण। ऐसे हम लोग तो नहीं मानते हैं कि ये 7वां चरण है, लेकिन सरकार जो है बार बार इसको कहती है कि ये 7वां चरण है। एक चीज़ और कहना था, बार बार मैं देख रहा हूँ कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और उस पर मैं क्लेडेंस दे देता हूँ। और जो एसटीईटी में मैं बार बार जो कहता हूँ कि मैं नियोजन इकाई में जाने की बात करता हूँ, या मेरा जो केस की ड्राफ्टिंग है उसमें ये लिखा गया है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को फॉलो करते हुए आगे का प्रोसेस जो है नियोजन इकाई के थ्रू कराइए। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि हम लोग की भर्ती का जो चीज़ भी आगे में होगा वो ऑनलाइन ही होगा, इस सबको पता है, और सेंट्रलाइज भी होगा, सबको पता है। सरकार ने छठे चरण से ही इतना सीख ले लिया है कि वो 7वां चरण जब भी करेगी ऑनलाइन करेगी। और ये नियमावली में भी आपको पता है कि 2020 के नियमावली में भी ये वर्णित किया गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था से भी वो करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जब भी होगा 7वां चरण वो ऑनलाइन ऑनलाइन के कारण ही होगा, ये आप जान लीजिए।
केस में लेट होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको पता है, वो भी हाई कोर्ट है और आप लोग सिविल कोर्ट तो है नहीं, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे किसी तरह का कोई किसी का कुछ चलने वाला है नहीं। तो प्रयास हम लोग का लगातार जारी है। और आप खुद देखिए ना, छोड़ दीजिए मेरे केस की बात, आप छोड़ दीजिए, मेरे केस के साथ और भी केस टैग हुए हैं, या हमसे ऊपर भी दो केसेस ऊपर भी हम लोग के हैं नॉन मेरिट का, फिर हमसे नीचे भी एक दो केसेस हैं जो मेरिट की तरफ से फाइल हुए हैं। उन लोग का केस टेकअप क्यों नहीं हो पा रहा है, खुद पता कर लीजिए इस बारे में। क्योंकि ऑब्वियस है, कोर्ट का जो सिस्टम है उसके अनुसार ही वो चलेगा। हम लोग चाहेंगे चाहे जितना भी जल्दीबाजी कर ले, वो नहीं हो सकता हम लोग के अकॉर्डिंग चाहें तो। अब देखना है सरकार और कितना सजग है सुनवाई के मामले में, वो तो फर्स्ट डे सुनवाई होने के बाद ही पता चल पाएगा। बट हम लोग अपने अनुसार काम कर रहे हैं, और भी कुछ किया जा रहा है, सचिवालय स्तर से भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ों को। हाँ, बार बार ये जो बात उठता है इसका मैं जवाब दे दूं जरा। बहुत लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, बहुत लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं आपको, सब लोग ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा। आप चूंकि खुद एसटीईटी मेरिट में है, और मेरिट में है तो मेरिट शब्द इतना ही काफ़ी है आपको बताने के लिए। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं कानून के, जिसको आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला टेक्निकल चीज़ ये है कि कोई भी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति आपको नियमावली के अनुसार होती है। हमारी जो नियमावली है उस नियमावली में एसटीईटी अंकों पे नियुक्ति करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब कहिएगा कि सर विज्ञापन में तो निकला हुआ था कि एसटीईटी अंकों पे मतलब मेरिट बनेगा। हाँ, एसटीईटी अंकों पे मेरिट बनेगा, विज्ञापन में निकला हुआ था, लेकिन वो मेरिट एसटीईटी एग्ज़ाम का मेरिट है, जिसके अनुसार आपको क्लॉज 12 कहता है कि मेरिट बना के श्रेणीवार और कोटिवार विषयवार हम मेरिट बनाएंगे, और मेरिट बनाने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। यानी जो मेरिट में आएंगे सिर्फ उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये क्लॉज 12 हमारा कहता है। तो आप इस विज्ञापन से अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मांगिएगा तो तुरंत आप गलत हो जाइएगा। गलत इसलिए हो जाइएगा क्योंकि नियुक्ति नियमावली में एसटीईटी अंकों पर मेरिट बनाने का प्रोविज़न नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग बार बार सचिवालय दौड़ रहे थे, आपको पहले ही पता चला होगा कि हम लोग सचिवालय दौड़ रहे हैं। तो इसलिए दौड़ रहे थे कि एसटीईटी अंकों पे मेरिट बनाने का प्रोविज़न हम लोग करवा लें। अगर वो प्रोविज़न हम लोग करवा लेते तो ये हमारी जो एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की मेरिट कहलाती। लेकिन जब वो प्रोविज़न नहीं है तो उसके अभाव में हमारा जो अपॉइंटमेंट होगा वो जब भी होगा नियुक्ति नियमावली के अनुसार ही होगा, इस चीज़ को जान लीजिए। और जो नियुक्ति नियमावली का प्रोविज़न्स है उस प्रोविज़न के अनुसार ही हमारी नियुक्ति होगी। इसलिए हम लोग चाहते थे कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन करवा के एसटीईटी अंकों पर मेरिट बनाने का प्रोविज़न करवाएं, और इसलिए सचिवालय हम लोग दौड़ भी रहे थे बहुत दिनों से। लेकिन अभी तक कुछ सफलता हाथ नहीं लग पाई है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी वेट कर रही है कि कोर्ट से कोई डायरेक्शन हमें मिले, और कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही सरकार आगे काम करेगी, जहाँ तक हमको लगता है ऐसा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो एसटीईटी का जो मेरिट है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए मेरिट है। रहा बात नियोजन इकाई में जाने की बात, तो ऑब्वियस है कि हम तो मांग करेंगे जो नियमावली हमारी 2012 की है उसके अकॉर्डिंग हमारा एसटीईटी हुआ था। तो हम जो आगे का प्रोसीजर का जो मांग करेंगे अपने केस की ड्राफ्टिंग में, तो 2012 की नियमावली के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि नियोजन इकाई में जाने का प्रोविज़न था। लेकिन ये आपको भी पता है कि जैसे ही ये सर्टिफिकेट वाला मामला खत्म होगा कोर्ट से, उसके बाद का जो भी प्रक्रिया हम लोग का होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ये सब कोई को पता है। एक मेरिट केस के साथ 4 नॉन मेरिट केस टैग है सर। नहीं, 2 नॉन मेरिट केस ऊपर में था, लेकिन वो नॉन मेरिट कहने को है, उन्होंने भी विज्ञापन की ही मांग की है 12/021 में, इसलिए वो हम लोग के फेवर में है एक तरह से समझिए तो। क्योंकि वो भी विज्ञापन का ही मांग कर रहे हैं, उसमें काउंटर भी सरकार का आया हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा लेटर का। मैं आप लोग के प्रश्नों का जवाब दूंगा, पहले जो मेरे इशूज़ हैं उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसके बाद। तो फिर मैंने बताया कि जो मेरिट बनने का प्रोविज़न है वो एसटीईटी अंकों पे नहीं है, इस कारण से हम लोग ये मांग करते हैं। ये हमको भी पता है, ये सबको पता है कि जब भी नियुक्ति होगी नियुक्ति नियमावली के अनुसार होगी, और वो ऑनलाइन मोड से ही होगी। क्योंकि नई नियुक्ति नियमावली में ऑनलाइन मोड की चर्चा कर दी गई है, तो सरकार आगे ऑनलाइन मोड से ही लेगी। इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हाँ ऑनलाइन मोड से नियुक्ति नहीं हो रही है, ऑफलाइन मोड से आप मांग कर रहे हैं अपने केसेस में, आपने ड्राफ्टिंग कराया है। भाई हमारा जो ड्राफ्टिंग है अभी सिर्फ सर्टिफिकेट को लेके है, चूँकि जो विज्ञापन जो है वो सर्टिफिकेट की बात करता है, विज्ञापन आपकी अपॉइंटमेंट की बात नहीं करता है। अपॉइंटमेंट जब भी होगा तो आपको जो नियुक्ता है वो अपॉइंटमेंट देते हैं। बीएसईबी केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करने का गाइडलाइंस जो दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके द्वारा उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है, ये कहना हमारा है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी नियुक्ति होगी नियुक्ति नियमावली के अनुसार होगी। इस कारण से हम लोग का प्रयास हमेशा से है कि नियुक्ति नियमावली में एसटीईटी अंकों पर मेरिट बनाने का प्रोविज़न हम लोग करवाएं, जिसके द्वारा हम लोग
इसके द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की मांग करें। ऐसे अभी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की मांग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात खुद सोचना चाहिए कि जब सर्टिफिकेट जितने लोगों की मिलेगी नियुक्ति, उतने ही लोग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ये तो स्पष्ट विज्ञापन से ही आपको कहा गया है, ये आप खुद आप देख भी रहे होंगे। ठीक है। एक और चर्चा करना है आज की टीईटी का जो 1 से 8 की जो नियुक्ति चल रही है छठा चरण में, उसमें एनसीटी का एक केस के लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं अभी, काफ़ी माहौल गर्म है उसको लेके। उसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली समझिएगा थोड़ा। देखिए, एनसीटी का जो गैजेट है वो 28 जून 2018 को आया था, जिसमें एनसीटी ने प्रोविज़न करा कि बीएड वाले भी 1 से 5 में योग्य माने जाएंगे और उनको 1 से 5 में टीचर बनने के 2 साल के अंदर में एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एनसीटी का गैजेट है। तो जिन जिन राज्यों ने अपने नियमावली के अनुसार नहीं शामिल किया बीएड को, जैसे कि आपको हिमाचल में हुआ या फिर आपको उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ पे क्या हुआ रहा था कि जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया था 1 से 5 में। तो वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से उन्होंने जजमेंट लिया कि जब एनसीटी की गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि बीएड 1 से 5 में टीचर बनने के पात्र है, तो उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि भाई एनसीटी का गाइडलाइंस बाध्यकारी है, आपको मानना पड़ेगा स्टेट को। तो इस तरह से ऑर्डर हो गया कि बीएड को 1 से 5 में शामिल किया जाए। लेकिन वहाँ पे जो है आपको अभी राजस्थान में जो मामला आया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी पूरा जानकारी अब जो होगा स्पष्ट होगा जब हम केस का ऑर्डर पढ़ेंगे तब। अभी तो आज अब मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि राजस्थान में कौन सा केस है, क्या जजमेंट हुआ है। आज सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पे जो लीड कर रहे हैं बीएड को, उनसे बात हमारी हुई है और उन्होंने बताया है कि क्या क्या केसेस में हुए हैं, लेकिन ऑर्डर को भी बताया उन्होंने कि अभी लोड नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने केस नंबर भी दिया हमको, केस नंबर से हमने भी उसको चेक किया था। असलम नाम है उनका, उनके थ्रू केस नंबर मिला, फिर हमने उसको चेक भी करा था, लेकिन उसमें मिल नहीं पा रहा है। हमने देखा कि उसमें 24 तारीख तक का ऑर्डर लोड है, 25 तारीख का ऑर्डर लोड नहीं है, चूँकि ये जजमेंट 25 तारीख को आया था। तो एनसीटी गैजेट केस का क्या प्रभाव पड़ सकता है छठे चरण बिहार में, इसको अगर जानना हो तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनसीटी गैजेट को वहाँ रद्द कर दिया गया है। और जगह था कि बीएड को शामिल कराया जाए, लेकिन वहाँ एनसीटी की गैजेट की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया गया जो डीएलएड साथी थे उनके द्वारा। और फिर एनसीटी ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी पक्ष रखा, और ओवरऑल वहाँ पे ये था ना कि सब लोग चाहते थे, एक तरीके से सरकार भी चाहती थी, पहले से जो बीटीसी हैं उनके फेवर में थी, वो चाहती थी कि केवल बीटीसी वाले ही जाएं। उन्होंने विज्ञापन में भी नहीं डाला था उन लोगों को, लेकिन जब इन लोगों बीएड वालों ने केस करा, फिर मामला गया, तो फिर उन्होंने डबल बेंच में चैलेंज कर दिया कि शामिल तो करवा दिए हैं, तो फिर उन्होंने एनसीटी को चैलेंज कर दिया था। तो एनसीटी गैजेट को रद्द कर दिया गया है राजस्थान में, ऐसा सुनने में आया है। अभी तो ऑर्डर पढ़ने के बाद ही कंफर्म कहा जा सकता है, लेकिन सब जगह तो यही खबरें हैं। देखिए, अगर गैजेट रद्द भी हो गया है तो अभी उसका जरिस्डिक्शन राजस्थान ही है, तो राजस्थान का प्रभाव बिहार में नहीं पड़ सकता है। फिलहाल तो नहीं है बिहार में, लेकिन हाँ, जिस तरह से बिहार में भी डीएलएड साथियों ने कोर्ट में करा है, अगर बिहार में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अनहोनी, तो इट मे बी कि यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया कि चूंकि कोर्ट के डायरेक्शन से ही बहाली चल रही है, तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आगे की भर्तियों में आप शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस भर्ती में आप जो चला रहे हैं प्रोसेस, उसको आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट कि वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रही है अपने ऑर्डर में। अब वहाँ भी जो ऑर्डर हुआ है राजस्थान में, वहाँ भी क्या ऑर्डर है एग्जैक्टली, वो ऑर्डर पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा हम लोग को कि क्या ऑर्डर दिया गया है। रहा बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में, एनसीटी गैजेट केस यहाँ भी किया गया है, बिहार में भी एनसीटी गैजेट केस चल रहा है, और वो डबल बेंच में, चीफ जस्टिस के बेंच में ही चल रहा है। उसमें इंटरवेन भी किया गया है, जान ही रहे हैं आप लोग उन लोग को, फैलाहा मंच को, उनके द्वारा इंटरवेन भी किया गया था, लेकिन उनके इंटरवेंशन को डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया है कि आप इस केस में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बस कि हम लोग इंटरवेनर हैं, आप कोर्ट का, मैंने भी जस्ट ऑर्डर पढ़ा, उसको उस केस में लिखा हुआ है कि इम्प्लीडमेंट अलाउड नहीं है। इम्प्लीडमेंट अलाउड नहीं होने का मतलब हुआ कि जो भी इंटरवेनर बने हैं उनको कोई प्लीडिंग नहीं करना है कोर्ट में। कोर्ट की प्रोसीडिंग का लिंक उनको मिला हुआ है, वो देख सकते हैं, कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं, बट अगेंस्ट प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं उसके। वो ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इम्प्लीडमेंट इज़ नो इम्प्लीडमेंट अलाउड करके, ऐसा कुछ ऑर्डर में आया हुआ है। लेकिन फिर भी फैलाहा मंच का धंधा तो आप लोग जान ही रहे हैं, कभी बीएड डीएलएड केस के नाम पे, कभी कुछ केस के नाम पे अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम उन लोगों का जारी है।
और इस केस में भी जबकि उनका इंटरवेंशन डिस्पोज है ऑलरेडी, उसके बाद भी उन्होंने ठगा लोगों को कि हमारा केस चल रहा है, हमको सीनियर वकील को रखना है उसमें। जब इंटरवेंशन ही डिस्पोज है तो फिर करना क्या है उसमें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आप लेट से इसमें आए हैं केस में, इसलिए आपके इंटरवेंशन को हम अलाउड नहीं करेंगे। हो सकता है ये लोग फर्स्ट हियरिंग में नहीं गया होगा, फर्स्ट हियरिंग में अगर इंटरवेंशन करता तो कुछ माजरा दूसरा रहता, बट वो लोग लेट से इंटरवेन किए होंगे, इस कारण से इनका इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, उसमें इंटरवेंशन को डिस्पोज कर दिया गया है। खैर देखने वाली बात होगी अभी ये केस की सुनवाई कब होती है। ऐसे ये 26 को सुनवाई होने वाली थी, बट ये अभी आउट ऑफ लिस्ट चल रहा है, अगले हफ्ते के लिस्ट में भी शायद नहीं है मुझे लगता है। अब देखना है कि कब इस केस की सुनवाई होती है और इसमें क्या ऑर्डर आता है और उसका क्या प्रभाव हमारे बहाली पे पड़ता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सब कुछ सरकार पे बहुत चीज़ निर्भर करता है। सरकार अगर चाहे तो जल्दी काउंसलिंग करा के जल्दी लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे, अभी जैसा बीएड का मसला फंसा हुआ है, एक चीज़ तो क्लियर आप जान लीजिए, आप खुद जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में बीएड को ही नया कोर्स रहेगा, जो 4 वर्षीय कोर्स बना रहे हैं वो लोग कि ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ मतलब करके 4 साल में करना होगा उनको। तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बीएड को छोड़ेगी नहीं, ये तो तय है। दूसरा बात है 28 जून 2018 का गैजेट जो निकला था, उसके बाद भी गैजेट निकला है, आपको देखिए उसके बाद भी एनसीटी ने गैजेट निकाला, बीएड जो स्पेशल एजुकेशन वाले थे उनको भी शामिल करा है कि वो लोग भी 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य हैं, उनको भी 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। साथ साथ जो बीएड और एमएड हैं उनको भी एलिजिबल किया है कि वो लोग भी 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य हैं। तो बीएड तो हमारे समझ से बीएड को कभी बाहर केंद्र सरकार नहीं करेगी। ऐसे वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल, आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट यार, कुछ पॉलिटिकल भी सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसा था कि कांग्रेस बीजेपी करके टाइप हो गया था और सरकार जो है वो चाह रही थी कि डीएलएड को ही फेवर करें, इस तरह की कुछ बातें थी। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पे। अभी एग्जैक्ट तो कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा वो पढ़ने के बाद ही हम कह लेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ एनसीटी गैजेट केस में फैलाहा मंच का इंटरवेंशन डिस्पोज है, वो बेवकूफ़ बना के कि हम सीनियर को खड़ा करेंगे, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं वो लोग। खैर कोई बात नहीं है, मूर्ख बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएड को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी हाल में छोड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर 28 जून का गैजेट रद्द हुआ तो आप मानिए फिर जो अभी 2021 में जो गैजेट निकला था इनका, 2020-21 में जो गैजेट निकला हुआ है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन भी पढ़ा सकता है 1 से 5 में, तब तो वो भी गैजेट रद्द होगा, फिर बीएड और एमएड जो कर रहे हैं वो भी 1 से 5 में जा सकते हैं, वो भी गैजेट रद्द होगा। तो रद्द तो होगा तो फिर सब रद्द करना पड़ेगा। और कानून बनाना ये स्टेट का काम है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है कि केंद्र सरकार क्या इस पे स्टेप लेती है, वो देखने वाली बात होगी। रहा बात अभी तक हमारे बहाली पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, हमारी जो चल रही बहाली है उस पर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, अब ये देखना है कि यहाँ पे जो गैजेट केस आगे बढ़ रहा है उससे क्या प्रभाव होता है, उसमें क्या डिसीजन आता है। और एक चीज़ ये भी है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि राजस्थान का हाईकोर्ट अगर दे दिया है कि हाँ मतलब एनसीटी का गैजेट गलत है, तो बिहार का भी हाईकोर्ट दे देगा कि एनसीटी का गैजेट गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का हाईकोर्ट अपने अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेंगे, उनका जो अपने अनुसार उन्होंने डिसीजन लिया। हाँ, जनरली ये माना जाता है, जमसन लोग करते हैं कि एक हाईकोर्ट ने अगर डिसीजन दिया तो दूसरा हाईकोर्ट उसको नकल करता है, जनरली ये देखा गया है। लेकिन ये 100% सही नहीं है, हो सकता है ऐसा, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि वो उसी को फॉलो करेंगे। अगर होगा भी तो एक बात करें, अगर होगा भी तो मान लीजिए कोई अगर कानून अगर इनवैलिड भी हो रहा है तो उस टाइम से होगा जिस टाइम से उसको इनवैलिड किया गया है, उस टाइम से नहीं होगा कि जिस दिन से वो निकला था उसी दिन से इनवैलिड हो गया। तब तो अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए जितनी भी बहाली हुई है केंद्रीय विद्यालय में, यूपी में हुआ है, बहुत जगह हुआ, हर जगह ऑलमोस्ट हुआ है, तो सब जगह से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, केंद्र सरकार कोई ना कोई अपना रास्ता जरूर चुनेगी जिसके के कारण बीएड का भविष्य बचा रहे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आप भी उम्मीद करिए कि केंद्र सरकार जरूर कोई ना कोई स्टेप लेगी, क्योंकि राजस्थान में डबल बेंच में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रहा है, निश्चित है कि अपील होगा। अभी जो हैं वहाँ के असलम चौपड़ करके नाम है उनका, राजस्थान का, उनसे मैं बात किया हूँ, उन्होंने बताया है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट को मूव कर रहे हैं। तो इट मे बी
देखिए क्या होता है, बट जहाँ तक हमारी समझ है, सरकार कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा कोर्ट से इनवैलिड हो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार नए तरीके से कमेटी बना के जो जो ग्रीवांस होगा, उसमें देखा गया होगा किस किस ग्राउंड पे इसको किया गया है, उस सारे ग्राउंड को ख़त्म करते हुए नया कानून ला देगी। सरकार के पास बहुत पावर है कानून बनाने का। मैं बार बार एक चीज़ आपको कहता हूँ कि सरकार से जितना हो सके काम निकलवा लेने में ही फ़ायदा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि डिपेंड ये करता है कि देखिए, आप बफरिंग हो रहा है तो आपका नेटवर्क का इशूज होगा। हमारा नेटवर्क बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड है एकदम, और 100 Mbps का स्पीड भी है, इसलिए मेरा बफरिंग तो नहीं हो रहा है। बस आपका हो रहा होगा तो आपका नेटवर्किंग इश्यूज होगा, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे बहाली पे इफेक्ट अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ सुनवाई होती है, जो एलसीटी गैजेट केस है, अगर उसमें कुछ निगेटिव होता है तो उसका प्रभाव हमारे बहाली पे पड़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द थर्ड राउंड काउंसलिंग की डेट निकाले, थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराए और सब लोग को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। क्योंकि अगर उतना स्टेप सरकार अगर ले लेती है तो इट मे भी, अगर केस में कुछ भी होगा डायरेक्शन, तो हो सकता है कि कोर्ट मर्सी करके ये डायरेक्शन दे देगा कि ठीक है, इस बहाली के बाद जो बहाली करिएगा उसमें जो है आप 1 से 5 में बीएड को नहीं रखिएगा, या 1 से 5 में आप डीएलएड को प्राथमिकता दीजिएगा। ये सब डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारी इस बहाली पे कोई असर नहीं है। सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। आप जान भी रहे होंगे, कल से राजेंद्र जी आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर सब लोग को मिले। और मुझे उम्मीद है कि राजेंद्र जी के नेतृत्व में अभी तक हमारा जो प्राइमरी की भर्ती है वो सकारात्मक दिशा में चल रही है, और वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगी उनके नेतृत्व में, पूरा हमको इतना विश्वास है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये तो फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन उम्मीद, एक्सपेक्टेशन हमारी ज़रूर है कि जो होगा अच्छा ही होगा, भले के लिए ही होगा। सब लोग अपना भला चाहते होंगे तो ज़रूर भला होगा, क्योंकि सरकार तो अभ्यर्थियों का भला नहीं चाहती है, ये तो सब लोग को पता है, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सबको पता है। और अब तक सरकार ने जो किया है वो आप एक बार इतिहास उठा के देखिएगा कि 2019 के जुलाई में निकला हुआ नोटिफिकेशन अभी 2021, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2.5 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल होने जा रहे हैं, और अभी तक इनका नोटिफिकेशन चल ही रहा। अभी तक इनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया नहीं गया, थर्ड राउंड की काउंसलिंग अभी तक बाकी है। तो सरकार की मंशा क्या है इसे सब लोग वाकिफ़ हैं। अब उसके बाद भी अगर कुछ लोग अगर इस चक्कर में कि बीएड डीएलएड करेंगे, तो फिर अपने होता ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही कुल्हाड़ी मारेंगे मेरे समझ से। और इसलिए बेहतर होगा कि गवर्नमेंट पे दबाव बना के अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा मेरे समझ से। और उसके बाद अब देखिए क्या होता है। हाँ, अगर और कोई प्रश्न है आपके तो पूछ सकते हैं। मैं लाइव हूँ, आज संडे भी है, फ्री भी हूँ। अगर कोई और कुछ पूछना, थर्ड राउंड काउंसलिंग का तो डेट आया था, बट उन्होंने कुछ कारण बताया है शायद कि बहुत जगह चुनाव जो हो रहा है 10 तारीख के बाद, 10 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो वहाँ बनता है, प्रमुख चुना जाता है, ये सब चुनने में टाइम लग रहा है। इस कारण से वो मतलब लेट हो सकता है, इसलिए काउंसलिंग की डेट वो बढ़ाएंगे, आगे की ओर करेंगे। प्रोबेबली जनवरी में ले जाने के चक्कर में लगे हुए हैं वो लोग। स्टेट पे तो पूरा कुछ बोल दिया हूँ यार, कह रहे हैं स्टेट पे कुछ बोलिए सब चीज़, तो स्टार्टिंग में स्टेट से ही कर दिया हूँ कि 30 नवंबर को हमारा आंदोलन वगैरह है, सब चीज़ तो बता ही दिया गया है आप लोग को स्टेट के बारे में। और आई डोंट थिंक कि और कुछ आपको पूछना होगा। मेरिट केस जीत जाए तो नौकरी फिक्स हो जाएगा। देखिए, मेरिट केस अगर हम लोग जीत जाएंगे तो नौकरी का प्रोसीजर जो है वो हम लोग का आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे के प्रोसीजर में वो एसटीटी अंकों पे वो प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे या बीए बीएड पे बढ़ाएंगे, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन पावर है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि एसटीटी अंकों पे ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़े। 4 नॉन मेरिट केस हुए हैं। नॉन मेरिट केस 1, 2, 3 और हाँ 3 ही तो नॉन मेरिट केस हुआ है। 2 मेरिट की तरफ से है अभी तक, 3 नॉट मेरिट की तरफ से है, 1 मेरिट की तरफ से और बहुत जल्द आ रहा है मैदान में, घबराइए मत आप लोग। इंटरवेंशन हम लोग का था, वो केस हम लोग का नहीं हुआ, इंटरवेंशन हम लोग का है, वो कहिए। 2 केस हम लोग की तरफ से, एक हम लोग का मेन केस हो गया और एक हम लोग का इंटरवेंशन केस हो गया। 2 केस हम लोग की तरफ से हो गया, एक केस विपिन मिश्रा जी की तरफ से है उनका, एक केस और कुछ हो रहा है शायद, देखिए उस पर कब तक होता है उनका। और कोई प्रश्न तो आपका नहीं ही है, इसलिए लाइव को बंद करते हैं। अब चलिए, जाते जाते एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 30 नवंबर को आंदोलन है,
आपको विधानसभा का घेराव है और चितकोहरा गोलंबर से विधानसभा घेराव के लिए मार्च होगा। आलोक यादव जी, गौतम यादव जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। पहले भी किए थे हम लोग साथ में आंदोलन, और इस बार भी आंदोलन हो रहा है। तो क्यों आप लोग को मैंने एक बहुत चीज़ बताया था कि क्यों हम STT मांग करते हैं कि इस प्रमाण पत्र मिले, क्यों आए, कि प्रोसेस कैसे होगा, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की है लाइव आज हमने, इस पर देख लीजिएगा आप लोग। और छठे चरण में भी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, BEd DLEd अगर मुद्दा फिर से अगर उखड़ेगा और फिर से अगर कुछ ऐसा कुछ होता है इन केस, तो हम तो उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि सरकार को एक अच्छा मौका मिलेगा। सरकार को तो ऐसे ही मौका ढूंढ रही है सरकार, देख ही रहे हैं विजय चौधरी जी को, जैसे पता चला उनको कि आंदोलन होने जा रहा है, गोदी मीडिया के थ्रू उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि जनवरी से पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग दे देंगे, लेकिन कब देंगे वो डेट बताने को तैयार नहीं है। इसलिए सब लोग मिलजुल के, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सरकार पे दबाव बना के किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए। राजेंद्र जी का भी आंदोलन कल से हो रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए और कोशिश करिए कि सरकार को ऐसा कोई मौका ना दे कि ये बहाली 94,000 जो 2.5 सालों से ऊपर से चली आ रही है, जुलाई 2019 में निकला हुआ था, समझ लीजिए कि 2 साल 4 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक दिशा में बहाली आगे बढ़ेगी और कोई भी आदमी, सब लोग चाहिए कि बहाली किसी तरह से संपन्न कंप्लीट हो जाए। जाते जाते बस एक शेर कहेंगे, अगर समझदार होंगे तो समझ लीजिएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।